नमस्कार। बीते कई दिनों से अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की कस्टोडियल डेथ को लेकर कि वो पुलिस कस्टडी में थे और उनको गोली मार के हत्या कर दी गई कॉल्विन अस्पताल इलाहाबाद के सामने, और जिन्होंने हत्या की वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो बात यहाँ आ जाती है कि क्या जय श्री राम के उद्घोषणा से आगे की कार्यनीति तय होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये डिफाइन करेगी कि मिट्टी में किनको मिलाना है, कैसे मिलाना है, क्यों मिलाना है। तो देश में जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, उसका क्या काम रह जाएगा, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन कुछ आई विटनेस अकाउंट थे। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये वीडियो देखिए। चाय की दुकान पे मैं खड़ा था, यहाँ पर पुलिस वाले पहले आए हैं और पुलिस वालों ने पहले सबको हटाया है और गाड़ी सब हटा के यहाँ से रास्ता साफ किया है। साफ करने के बाद जो है 2 गाड़ी इधर से आई है और 2 गाड़ी उधर से आई, जिससे वो अशरफ और अतीक आए हुए हैं और उसमें से 4 लड़के निकले हैं। 4 लड़कों को अंदर गेट के अंदर ले गए हैं। वहां से जैसे ही अशरफ को गेट से निकाल के और अतीक को अंदर ले गए हैं, वो वैसे ही थोड़ा गोली चलने लगी है। 4 लड़के पैदल थे वो लोग? नहीं, गाड़ी से आए थे। गाड़ी से आए थे, शादी वर्दी में। शादी वर्दी में थे। मतलब क्या लग रहा है? पुलिस की गाड़ी से उतरे, 1 मिनट, पुलिस की गाड़ी से उतरे और आई कार्ड प्रेस रिपोर्टर का लगाए हुए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गोली मारना शुरू कर दिया। पुलिस वाले उनको कवर किए हुए हैं। जब धड़ा गोली 7 राउंड गोली चली है। 7 राउंड गोली चलने के बाद जो उसके बाद जब अशरफ और वो अतीक गिर गए तो पुलिस वाले भाग गए, जबकि उनको उठाना चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए। वो का नारा लगा के मार रहा गोली, धा। अब पुलिस, हाँ, जो गोली मार रहे थे, जो पुलिस वालों के साथ उतरे हुए थे, वो नारा लगा के गोली मार रहे थे। मतलब ऐसा भी होता है? और पुलिस वाले चारों को लेकर एक मिनट चारों को पुलिस वाले ले जाकर गाड़ी में बैठे जीप में लेके गए। 1 मिनट, चारों को पुलिस लेकर जीप में लेकर तुरंत कोलो दाब दिया। लगता है ये पुलिस ने किया? पुलिस थाना भी उसमें पूरी खाली करा रहे थे। यहाँ पर स्टेप ने किया। ये क्या मुर्दाबाद। ये जो लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है, अब इनमें से भी लोगों को उठाया जाएगा। ये बता दो कि पाकिस्तानी है प्रयागराज की जनता को जो डराना चाहते हैं, प्रयागराज की जनता डरेगी नहीं। प्री प्लान मर्डर, मतलब ये प्री प्लान मर्डर। मुर्दाबाद। मतलब आप समझिए, ये स्थानीय लोग हैं, इनमें ये गुस्सा है। ये कई आरोप लगा रहे हैं, ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ये पुलिस की पूरी कारस्तानी है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि हम इंटर हुए थे अतीक और अशरफ को लेकर, लेकिन तो बदमाश पहले से मौजूद थे। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक बातें कुछ और है, राज कुछ और है। फिलहाल ये राज क्या है, ये तो अब जांच के बाद पता चल जाए। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि वहां के जो आई विटनेसेस थे, काफी संख्या में भीड़ थी, वो ये कह रही थी कि जब ये ट्रैफिक बंद किया गया दोनों तरफ से, तो 2 गाड़ियां एक तरफ से गई और 2 गाड़ियां दूसरी तरफ से आई। और जो एक तरफ से गाड़ियां आई उसमें अतीक और उनके भाई अशरफ को लेके आया गया। और उसके बाद जब वो बाहर गेट पे उतार दिए गए तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि वो गेट पे क्यों उतारे गए, वो अंदर तक क्यों नहीं लेके आए गए, और गेट पे मीडिया को कैसे पता लगा कि वो लोग आ रहे हैं। और जिस तरीके से पुलिस वाले वहां पे उनको लेके चल रहे थे, तो पुलिस ऐसा लग रहा था कि पीछे चल रही है और मीडिया के सामने उनको आगे कर रही है। और फुल कैमरा व्यू में लोगों ने देखा किस तरीके से उन दोनों की हत्याओं को अंजाम दिया गया। मैं कहता हूं कितने भी दुर्दांत अपराधी हों, इस तरीके से अगर न्याय को हाथ में रखकर देश का बेरोजगार बंदूक लेकर और हत्याएं करने लगेगा, तो फिर इस देश का जो देश की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, जो लोग कैसे रहेंगे इस देश में, बात यहाँ खड़ी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग अपराधी नहीं थे, उनको उनके अपराध की सजा भी मिल रही थी। साबरमती जेल में सेंटेंसिंग भी थी उनके नाम, और पुलिस कस्टडी में उनको लाया गया था उमेश पाल मर्डर केस में। पहले इनकाउंटर में उसका बेटा मारा गया। अब आई विटनेस अकाउंट उसमें क्या कहते हैं कि एक तरफ से रास्ता बंद था, दूसरी तरफ से पुलिस फॉलो कर रही थी। अव्वल वो मार गिराया गया और उसकी अभी जनाजा निकला भी नहीं था, उसका जनाजे की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनके पिताजी और उनके चाचा जी की भी मौत कर दी गई, उनको मार दिया गया। और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाकर वहां सरेंडर भी हुआ।
पुलिस को कोई आंच नहीं आई, उन तीनों शूटर्स को भी कुछ नहीं हुआ और वो वहीं पे लेट गए और पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार करके अपनी जीप में उठा के ले गए और उसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी भी नहीं मांगी गई, सीधे जुडिशियल रिमांड पे 14 दिन की भेज दी गई। ये दूसरा वीडियो देखिए। एक काला वाला है, दो लेकिन ये भी जा कहाँ गया? सब तीनों लेकिन अब चौक ले SIT वाले बीच में जो लाल शर्ट में काला पट्टा बांधे जो आदमी जा रहा है पुलिस की गाड़ी की तरफ, वो कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में उसको वापस रिमांड में जुडिशियल भेज दिया गया। तो पुलिस तहकीकात क्यों नहीं कर रही उस केस में? और योगी महाराज ने, चीफ मिनिस्टर ने 3 लोगों की जुडिशियल कमेटी बनाई जिसमें हाई कोर्ट के एक जज हैं और उसमें एक्स DGP हैं उत्तर प्रदेश के और एक और जज हैं और उनको 2 महीने का टाइम दिया गया है कि इस पर रिपोर्ट फाइल करने के लिए। अब कंप्लेंट किसकी थी? प्रयागराज के कमिश्नर पुलिस की थी। उसमें तहकीकात में एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रयागराज के हैं इन्वॉल्व हैं जो उसकी ऑन ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। तो देखा जाए तो पुलिस के लापरवाही से और पुलिस ने प्रॉपरली एरिया को कोम नहीं किया, बख्तरबंद गाड़ी में उनको लेके आना चाहिए था, सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए थी। पुलिस के पास सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी थे, बड़े तादाद में पुलिस फोर्स आ सकती थी, उस एरिया को पहले लॉक करती और वहाँ पे बाय स्टैंडर्ड्स को बाहर निकालती, जो वहाँ लोग खड़े थे, जो मोटरसाइकिलें वहाँ खड़ी थी उनको बाहर निकालती और उसके बाद उनको वहाँ लाया जाता तो वाजिब था। दूसरी बात ये निकल के आती है कि रात को 10:30 बजे ही ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको मेडिकल की ज़रूरत पड़ी। कहा यह जा रहा है कि दिन में बहुत ट्रैफिक होता है, रश होता है और रात में उनकी तबीयत खराब होने के चक्कर में उनको मेडिकल कराना ज़रूरी था क्योंकि 24 घंटे में एक बार मेडिकल कराना होता है, तो उन्होंने 10:30 बजे की रात का टाइम सही समझा मेडिकल कराने के लिए। तो क्या ये इशारा कर रहा है कि इसमें स्टेट कॉम्प्लिसिट है, इन क्रिमिनल्स को एक विंडो देने में कि वो आए और ऐसा कांड करते हैं और उसके बाद जय श्री राम की घोषणा करके अपने आप को अरेस्ट करा दें? मतलब राम का नाम क्यों खराब किया जा रहा है सारे एपिसोड? और वो कोई ऑर्डिनरी आदमी तो था नहीं, जितना बड़ा क्रिमिनल रहा हो, 5 बार का MLA रहा है उस एरिया का, फूलपुर का मेंबर पार्लियामेंट रहा है, एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी वो। तो एक सांसद, एक विधायक, 5 बार का विधायक जिसको कई प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट प्राप्त था, उस आदमी को इस तरीके से एलिमिनेट करना और कई नए अपराधियों को जन्म देना। वो कहते हैं ना कि जब एक राक्षस मरता है तो 100 राक्षस और पैदा होते हैं। तो क्या अब ये विधि का विधान है कि हमारे यहाँ एक राक्षस को मारा जाएगा और 100 राक्षस और पैदा किए जाएंगे? अब ये जो 3 आदमी पकड़े गए हैं, कल को वो बेल पे छूट जाते हैं, उनके खिलाफ विटनेस नहीं होते या कुछ भी होता है, तो कल को उनका भी माल्यार्पण होगा, उनको भी असेंबली इलेक्शन के लिए टिकट दी जाएगी और जय श्री राम की उद्घोषणा करके उनको भी सांसद या विधायक बनाया जाएगा। वो भी यही सब काम करेंगे जो कहा जाता है अतीक और अशरफ करते थे। तो ये रुकेगा कब? एक आम आदमी की जिंदगी में आदमी अपने घर बार को पालता पोसता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराता है, उनको अच्छे काम करने को बोलता है और सब ये जानते हैं कि जो बुरा काम करेगा उसका अंत बुरा होगा और आप नहीं भुगतेंगे तो आपकी संतानें भुगतेंगी। जब ये सब चीजें नजर आ रही हैं तो उसको एलिमिनेट करने की क्या जरूरत थी? वो अपनी मौत खुद ही मर जाता, उसको इतनी सजा हो जाती कि कभी वो जेल से निकल नहीं पाता, तो उसको मार के क्या मिला? मेरा सवाल ये है। दूसरी बात जो हमारी कार्यपालिका और न्यायपालिका में है, उसमें कई बार हमें देखने को मिलता है कि जस्टिस मिलता है पर बहुत देर से मिलता है। जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स फायरिंग में मर गए, उस पर जब हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई गई तो 5 लाख की कॉस्ट लगा दी गई, हालांकि फोर्सेस के अगेंस्ट वो पिटीशन थी।
उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई कि बहुत सारे केसेस हैं जो एनएचआरबी में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में और एसआईटी प्रोब में, अब लखीमपुर का मामला था जिसमें 4 किसानों को रौंद दिया गया था, एक मीडिया कर्मी की भी मृत्यु हुई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी की अथॉरिटी में एसआईटी बनाई गई थी। उस पर आज भी कार्रवाई चल रही है, सजा नहीं हुई है। और जो आशीष मिश्रा मोनू थे जो टैनी साहब के साहबजादे हैं, और टैनी साहब इस देश के होम मिनिस्टर हैं और अभी भी हैं, वो उसमें नामजद थे। उनको हाई कोर्ट से पहले बेल मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के बेल दे दी कि हम देखना चाहते हैं वो विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, अगर करेंगे तो हम उनको फिर अरेस्ट कर लेंगे। तो जो ऐसा आदमी, इतना प्रभावशाली आदमी, इतना प्रभुत्व वाला आदमी, जो विटनेसेस को मैनेज कर सकता है, जो सबूत मिटा सकता है, तो वो आदमी कैसा छोड़ा जा सकता है? एसआईटी की प्रोब्स की क्या वैल्यू रह जाती है जब उस पर न्याय ना हो, विटनेसेस को डराया धमकाया जाता है। अब इसी बेसिक स्ट्रक्चर की एक पिटीशन थी अभिषेक मनु सिंघवी की, और उसमें 16 या 17 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस किया कि किस तरीके से ऑपोजिशन के एमपीज को, ऑपोजिशन की सरकारों में कार्यरत मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स द्वारा डराया धमकाया जाता है। उनको बुला के 12-12 घंटे, 14-14 घंटे उनकी इंटेरोगेशन की जाती है, और फ्रिवलेस चार्जेस पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको पता है कि पीएमएलए के जो केसेस होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं और यूएपीए के केसेस होते हैं, उसमें आपको सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस पे जो एक्यूज होता है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है। मात्र एक ईडी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के ऊपर आप आदमी को अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं। जो प्रोसेस है वही पनिशमेंट है, 1-1 साल, 1.5 साल तक आप जेल में रह सकते हैं। भीमा कोरे गांव में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो जस्टिस चंद्रचूड़ उस टाइम, जो आज की डेट में चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने डिसेंट किया था 2-1 से। दीपक मिश्रा उस टाइम चीफ जस्टिस थे। उन्होंने ये कहा था कि भीमा कोरे गांव में एसआईटी, जो स्टेट की एसआईटी थी, जैसे यूपी में एसआईटी बनी है अतीक और अशरफ के खिलाफ के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ये एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सही से नहीं दी। उसमें स्टेट कॉम्प्लिसिट थी उस वायलेंस में जिसमें लोग मारे गए, और उसकी दोबारा से जांच होनी चाहिए। हालांकि उनके डिसेंट के बावजूद दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर ने अपनी रिपोर्ट, अपने ऑर्डर में उसका कोई जिक्र नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग अथॉरिटी द्वारा एसआईटी को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने जो एप्लीकेशन थी। और बेसिक स्ट्रक्चर वाली जो मैंने आपको बात बताई कि जिसमें 16 पार्टीज ने साइन किया था कि अगर जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में या यूएपीए में, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, ऑपोजिशन का आदमी है, तो खासकर पीएमएलए के केसेस में, जिसमें खाली मात्र एक ईडी की रिपोर्ट के ऊपर अरेस्ट कर लिया जाता है और प्रोसेस ही पनिशमेंट है। सत्येंद्र जैन आज 9 महीने से जेल में है। अब मनीष सिसोदिया को भी 1 महीना हो गया को आया। चंद्रशेखर राव की बेटी को कितनी बार ईडी में बुलाया गया। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। और आज की खबर में कार्ति चिदम्बरम के ऊपर भी 11 करोड़ रुपए ने ईडी ने प्रॉपर्टीज अटैच कर ली हैं आइनॉक्स मीडिया केस में। आइनॉक्स मीडिया केस कोई आज का केस नहीं है, 2012-13 का केस है। उसमें उनको प्रताड़ित भी किया गया, उनके फादर को भी, और दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि अगर आदमी फ्लाइट रिस्क पे नहीं है, कि वो भाग नहीं सकता, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता विटनेसेस को, वो सबूत नहीं मिटा सकता, जो साक्ष्य या सबूत न्यायपालिका को दिए जाते हैं, तो ऐसे आदमी को अरेस्ट करके आप क्या करें? जब वो प्रोसेस में मदद कर रहा है, जब भी आईओ से मिलना चाहता है वो मिलता है, जब से ईडी बुलाती है तो वो जाता है, तो उसको अरेस्ट करके आप उसमें क्या अचीव कर लेंगे? अगर वो सेंटेंसिंग होती है तो जैसे
राहुल गांधी की सेंटेंसिंग हुई, इनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो कोई बात नहीं, आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उन्होंने घर छोड़ दिया। अगर वो सेंटेंस उनका खत्म किया जाता है सेशन कोर्ट द्वारा, उनकी एप्लीकेशन अभी लगी है, 20 तारीख को फैसला आना है, तो उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दी जाए। उनको अब अरेस्ट कर रख लेंगे तो क्या उसमें फायदा आप ले लेंगे? तो उस पर भी पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर पीएमएलए जो है वो इनकाउंटर्स की तरह है, तो स्पेसिफिक केसेस पे तो हम कार्रवाई कर सकते हैं, पर ऐसे हम अम्ब्रेला कोई जजमेंट नहीं दे सकते कि ये माननीय सांसद है या असेंबली का एमएलए है या लोकल बॉडीज का कोई चेयरपर्सन है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेता है, तो उसको वो इम्यूनिटी प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके की हम पिटिशन एंटरटेन नहीं कर सकते। आप इसको वापस ले सकते हैं, आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, पर कोई इंडिविजुअल केस होगा तो हम उसको उसके साक्ष्य को देखकर उस पर डिसीजन देंगे। अभी जो अतीक अहमद वाला मामला है, ये अगर उस दृष्टि से देखा जाए, बेसिक स्ट्रक्चर जिसमें कहा गया था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो एक इनकाउंटर की तरह है, तो फिर जाहिर है इस बात पे, इस केस में अब तो इनकाउंटर हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो उसमें था नहीं, इसमें सीधा सीधा इनकाउंटर था, और वो आदमी सजा भी काट रहा था साबरमती जेल में। तो पुलिस कस्टडी में उसका इनकाउंटर हो गया या मर्डर हो गया, और जो 3 लोगों ने मर्डर किया वो भी उसमें दोषी थे जो पकड़े गए, और वो कहते हैं कि हमने इसलिए इनको मारा कि हम उसमें फेमस होना चाहते थे। हालांकि बड़ा फ्लिमजी ग्राउंड है, आने वाले समय में पता लग जाएगा कि इसके पीछे भी कोई, इस पर्दे के पीछे कौन है। पर अब तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। एक पिटिशन गई है सुप्रीम कोर्ट में कल, उसमें से सब बातें ये कही गई हैं, मैंने कल भी प्रस्तुत की थी ये बातें, कि इससे तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी, कोई भी कुछ भी कर सकता है, पुलिस कस्टडी में आदमी सेफ नहीं है, जुडिशियल कस्टडी में आदमी सेफ नहीं है, तो फिर उसको न्याय कैसे मिलेगा? एक और कल की खबर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ये स्लाइड 3 देखिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है, योगी सरकार ने ये कहा है कि ये जितने भी 60-61 लोगों का नाम लिया है, ये जो माफिया हैं इस देश के, इन पे हम कार्रवाई करेंगे। इसमें बहुत से जगह के माफिया के लोग हैं, प्रतापगढ़ के और भी जिलों के। उनको ये कहा गया कि अब हम इसमें कार्रवाई करेंगे और इसमें हम कुछ ऐसा करेंगे जिसमें इनको सबको जल्द से जल्द सजा हो। इस बारे में बात की है उन्होंने। तो मेरा कहना यह है कि अब ये 61 लोगों का, 61 माफिया के लोगों का जो लिस्ट दी गई है, जिसमें कहा गया है इन पे ये दुर्दांत अपराधी हैं, इन पे काफ़ी सारी धाराएं लगी हुई हैं और ये मर्डर में इन्वॉल्व हैं, तो इस पे अब इन पे कार्रवाई होगी। तो अब हम लोगों को ये देखना चाहिए कि किस तरीके की कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं, कि ये ना हो कि एक एक करके इन लोगों का भी इनकाउंटर होना शुरू हो जाए, एक एक करके ये भी बंद जेलों में इनकी हत्याएं होनी शुरू हो जाएं, या संदिग्ध हालात में इनके साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और सबसे मेरा ये कहना है कि आप लोग देश में सांप्रदायिकता ना फैले, हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे ना हो, जय श्री राम की उद्घोषणा से सारे पाप माफ ना हो जाएं, इस तरीके का कोई, अगर आप कोई रूल ऑफ लॉ, कोई जस्टिस सिस्टम, क्योंकि आप लोग कार्यपालिका भी हैं, लेजिस्लेचर भी हैं और असेंबली के भी रहनुमा हैं, तो ऐसा कोई काम ना हो जिसमें लोग टारगेट होना शुरू हो जाएं और इस तरीके से उनके इनकाउंटर करके या बाहर से कोई लोग आके उनको मार के चले जाएं, तो फिर गुंडा राज हो जाएगा सब जगह, तालिबानी सोच हो जाएगी कि जो आदमी आपसे एग्रीमेंट ना करे उसको न्याय से नहीं, उसको गोली से मार दें। ये बहुत ही एक आने वाले समय में एक बड़ा
मुश्किल हो जाएगा एक आम आदमी को अपनी जिंदगी का जीवन यापन करना। ठीक है, अगर माफिया है प्रदेश में तो उसको आप कंट्रोल करिए। लोग फिरौती रंगदारी के लिए पैसा मांगते हैं, किडनैपिंग में पैसा मांगते हैं, लोगों को प्रताड़न करते हैं, तो आप उन पे एक्शन लीजिए, पर उनको आप न्यायपालिका के हवाले कीजिए। न्यायपालिका ही उसका फैसला करे, हम और आप उसका फैसला ना करें। अगर इसका फैसला पब्लिक करने लगेगी तो फिर इस देश में न्यायपालिका या कार्यपालिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप प्रॉपर्टीज अटैच करते हैं, चलिए कर लेते हैं। आप बुलडोजर भी चला रहे हैं, आदमी बाद में पकड़ा जाता है, उसके घर पे बुलडोजर पहले चलता है। तो ये सब कोई बहुत साउंड मैकेनिज्म नहीं है देश को चलाने। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस हफ्ते आप लोगों से विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर किसी नए सब्जेक्ट पे वार्ता होगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।